नहीं हुआ है हमारा। अच्छा वेक्टर शुरू नहीं हुआ। अच्छा मुझे तो कहा था कि वेक्टर्स कर सकते हैं। मोशन हुआ है सर अभी तो, रेस्ट एंड मोशन वाला जो चैप्टर है। अच्छा फिर हो वेक्टर्स गया नहीं था हुआ है। सर, हेलो। ये सर हो गया था सर, स्टार्ट वेक्टर सर। अच्छा वेक्टर में क्या हुआ है बताओ। सर क्या हमारे क्या। बैच में नहीं हुआ है वेक्टर स्टार्ट। अच्छा तुम्हारे बैच में नहीं हुआ। तुम्हारे बैच में रेस्ट एंड मोशन का कुछ हुआ है क्या? यस सर, वो हो गया है। और दूसरे बैच में रेस्ट एंड मोशन कुछ हुआ है? नो सर। ओके ये तो बड़ा अजीब सा स्थिति हो रहा है। बट एनीवे चलो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ लॉजिकल बातें करते हैं। ठीक है भाई। कुछ टर्म्स हैं फिर मैं तुमको समझाऊंगा भी और उनको इंट्रोड्यूस भी करूंगा और उनको इवेल्युएट भी करवाऊंगा। ठीक है करें। ओके या ऐसा करते हैं मैं वेक्टर्स तुम लोगों को कुछ कुछ करा देता हूँ। करा दूं क्या? Yes, यस सर, sir. शुरू से आप करा दो सर। ओके मुझे ये बताओ जैसे मान लो वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? तुम्हें से कोई बताएगा? The quantity having magnitude and direction. हाँ फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है उनको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। राइट। सो द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। कुछ क्वांटिटीज को नहीं जरूरत है डायरेक्शन की। ठीक है बिना डायरेक्शन के वो स्पेसिफाई होंगे। वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं बता सकते हो? स्पीड, डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल सही। स्पीड, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, एरिया। हाँ एरिया में थोड़ा सस्पिशन है क्योंकि एरिया वेक्टर भी होता है। एरिया भी रहने देता है। लेंथ है मान लो। ठीक है। और टाइम है, मास है। करंट। ठीक है ना। करंट भी है लेकिन करंट में भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। करंट क्यों स्केलर है, वेक्टर क्यों नहीं है? करंट के में एक फंडा है थोड़ा, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है ना करंट में डायरेक्शन है। ठीक है लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है ये मैं थोड़ा समझाऊंगा। और अभी ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ऑब्वियस स्केलर्स है। ठीक है तो जैसे मास है। ठीक है भाई। मान लो एक रॉड है उसका मास है 1 किलोग्राम। क्या है? ओके 1 किलो। हाँ तो अगर मान लो उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ है और एक साउथ की तरफ है, यानी रॉड मैंने यूं रखा हुआ। तो मास कितना है? 1 1 kg। किलोग्राम। अगर इसी रॉड को मैं यूं रख दूं तो 1 kg। तो मास चेंज हो गया क्या? ना सर। नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इस रॉड को चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में रखेंगे मास क्या होगा? दैट मींस इन सेम व्हाटएवर रहेगा। ओरिएंटेशन यू पुट द रॉड मास रिमेंस सेम। सेम। ठीक है ना भाई। तो इस तरह के क्वांटिटीज को आप क्या बोलेंगे? जिनका डिस्क्रिप्शन जो है डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है उनको हम क्या बोलेंगे? स्केलर। यस। ठीक है तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी जिनका डिस्क्रिप्शन डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है दे आर कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है भाई। ओके यस सर। हाँ सो आप लिख लें स्केलर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज scalars are the physical quantities that only requires magnitude to be described. Scalars are the physical quantities that only require magnitude to be described. ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको खाली हम मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं वो स्केलर है। ठीक है। यस सर। हाँ एग्जांपल लिख लो मास, लेंथ, टाइम, स्पीड। ठीक है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पॉपुलर एग्जांपल्स ये हैं। वर्क। ठीक है यहाँ एक बात मैं लिखना जरूरी समझूंगा। जैसे लोगों के दिमाग में ये होता है कि स्केलर्स में अगर खाली मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा प्लस ही होंगे, जरूरी नहीं है। स्केलर्स कैन बी अलजेब्रिकली एडेड और सब्ट्रैक्टेड और स्केलर्स कैन बी नेगेटिव आल्सो। स्टार मार्कर के लिख लो
ठीक है, ठीक है। स्केलर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, Yes, sir. certain scalars लिखो, certain scalars can be both positive and negative, certain scalars can be both positive and negative। ठीक है भाई, ओके। Yes, sir. हाँ, तुम कोई एग्जांपल बता सकते हो जिसमें स्केलर नेगेटिव हो जाए? Do you know some examples when scalars can be negative? Can any of you tell me? कोई ऐसा स्केलर बताओ जो नेगेटिव हो सकता हो, कोई भी बताओ, जनरल पूछ रहा हूँ किसी से भी। सेल्सियस। हैं? सेल्सियस। क्या? The scalars that can be both positive and negative। एग्जाम्पल बताना कि जो स्केलर्स नेगेटिव हो सकते हैं। सेल्सियस, अरे सेल्सियस तो यूनिट है टेम्परेचर का। सेल्सियस इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो तुम्हारे Sir, कहने का मतलब है, energy. हाँ मतलब यू मीन टू से टेम्परेचर कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव। यस, Yes, अगर sir. हमने किसी पॉइंट को रेफरेंस ले लिया 0 तो वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, एनर्जी, एनर्जी किसने कहा? Yes, sir. हाँ, एनर्जी कैन बी बोथ नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल सही। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो किसी रेफरेंस लेवल को अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर है पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। वर्क, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड थ्रू डॉट प्रोडक्ट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, Yes, ओके। sir. हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव मान ले तो पॉजिटिव, बिल्कुल सही। ठीक है, सो देयर आर वेक्टर्स कैन मतलब स्केलर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यूजुअली ये लगता है, कई बार कंफ्यूजन आता है लोगों के दिमाग में कि मैग्नीट्यूड से अगर डिस्क्राइब है तो नेगेटिव कैसे है, लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव हो सकता है। इनफैक्ट हर वो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो भी डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड है वो भी नेगेटिव हो सकती है। जैसे वर्क है, वर्क नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना? वर्क स्केलर है लेकिन नेगेटिव हो सकता है, राइट? Yes, sir. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्केलर्स को लेकर के लोगों के दिमाग में ये होता है कि जब हमने डिफिनीशन में ही बोल दिया कि मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है। स्केलर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओनली थिंग ये क्या कि उनके साथ कोई स्पेस डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं स्केलर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केलर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ओके ओके। इसके बाद आते हैं वेक्टर्स पे। व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। हाँ, लेकिन कई बार ना इसमें कंफ्यूजन होता है। And है। follows the vector law. हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक अलर्टनेस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल अपीयरेंस है ना उसमें कई बार हमें धोखा भी हो सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आई डू टॉक ऑफ करंट, मान लो ये वायर है, इसमें करंट जा रही है ऐसे, ठीक है, मान लो इसमें करंट है 5 एम्पियर, तो ऐसे जा रही है करंट, तो क्या ये वेक्टर है कि स्केलर है? There is a wire in which current 5 ampere is flowing like this. क्यों स्केलर? मुझे तो लग रहा है इसमें डायरेक्शन है, देखो लेफ्ट से राइट जा रही है ना, इसलिए वायर के लॉन्ग ऐसे, इस वायर का तो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। So because it cannot be subtracted or added by algebraic expressions. नहीं, आइडिया ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो। अलजेब्रिक कोई भी स्केलर को आप अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक मिनट।
हेलो, हाँ आ रही है आवाज? Yes, sir. हाँ, अब जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं करंट को देखूं तो ऐसा लग रहा है ना कि इसमें डायरेक्शन है, जैसे ऐसे जा रही है, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। क्यों है बताऊं? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये करंट है ऐसे और एक वायर ऐसे है, इसमें भी करंट है 5 एम्पियर, और ये एक वायर ऐसे निकल रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द करंट इन दिस वायर? बताओ। ये 5 एम्पियर ऐसे आ रहा है, 5 एम्पियर ऐसे आ रहा है, तो इसमें क्या करंट होगा? सर 10 एम्पियर। 10 एम्पियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना, इसमें एक फोर्स में ऐसे लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, ठीक है। ओ ओके, टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? सर Zero. 0. जीरो। देखो, अब यहां तो मेरा रिजल्ट 0 है, और यहां रिजल्ट क्या है? मतलब उसी तरह का सिचुएशन में यहां तो रिजल्ट 0 है, यहां क्या है? यहाँ 0 है, दिख रहा है ना? यस सर। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है बताओ? 10 आ रहा है सर। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, यानी अब आप ध्यान से देखिए, सेम सिचुएशन में दोनों केस में रिजल्ट अलग अलग आ रहा है ना? यस सर. हाँ, ऐसा क्यों है पता है आपको? क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है। क्या होता है? फोर्स क्या होता है? वेक्टर। और वेक्टर्स को ऐड करने का एक स्पेशल रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट उसको फॉलो नहीं करता, राइट? इसीलिए करंट वेक्टर नहीं है, स्केलर है। सर फिर से बता दोगे? पहले केस में, जैसे फोर्स वाले केस में रिजल्ट हमारा 0 था ना? Yes, Yes. sir. क्यों था? सर उसने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को। हाँ, क्यों कैंसिल आउट किया? क्योंकि वेक्टर एक स्पेशल रूल ऑफ एडिशन फॉलो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको अभी हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है? ओके। यस तो सर। Yes, sir. हाँ, यानी अगर किसी क्वांटिटी में, ठीक है, सिमिलरली हमारे पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा तभी वो वेक्टर है। जैसे करंट देखने में ऐसा लगता है कि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है, स्केलर है, बिकॉज वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। गॉट इट? Yes. हाँ, sir. तो अब आप वेक्टर का डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, लिख लीजिए। वेक्टर्स, vectors are the physical quantities vectors are the physical quantities that require vectors are the physical quantities that require both magnitude and direction to be described.
Vectors are the physical quantities that require both magnitude and direction to be described and also follow triangle law of vector addition. ठीक है? Yes. Vectors are the physical quantities that require both magnitude and direction to be described and also follow the triangle law of vector addition. यानी उनको अगर जोड़ना है तो एक स्पेशल रूल लगाना पड़ेगा जोड़ने के लिए, ठीक है? अगर वो उसको फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग ट्रायंगल लॉ कहते हैं, वो क्या है अभी हम लोग लर्न करेंगे, तभी हम उसको वेक्टर कहेंगे। तो करंट स्केलर इसलिए है कि करंट डू नॉट फॉलो, यहाँ पे लिख लेना एक लाइन, यहाँ लिख लेना, seemingly current has both magnitude and direction, but it is not vector, as it do not follow triangle law of vector addition. ठीक है? तो अगर आपसे कभी पूछें why current is not a vector, तो आप क्या आंसर देंगे? If I ask you why current is not a vector, तो क्या आंसर देंगे? Sir, because it does not obey the law of triangle. हाँ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है? राइट, इसीलिए करंट क्या है? वेक्टर नहीं है, हाँ स्केलर है, यानी वेक्टर नहीं है। फिजिक्स में 11th में हमारे पास ना क्वांटिटीज दो ही कैटेगरी में है, या तो स्केलर है फिजिकल क्वांटिटीज या वेक्टर है, ठीक है? इनफैक्ट और डिवीजन होता है बाद में जाके, जैसे टेंसर वगैरह वर्ड आता है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं आता। हमारे सिलेबस में फिजिकल क्वांटिटीज या तो स्केलर्स हैं या वेक्टर्स, राइट? Yes, Sir? sir. हाँ, सर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? वेक्टर हुई, कोई भी फील्ड वेक्टर होता है, अच्छा ओके सर। ठीक है? एनी फील्ड इज वेक्टर, ठीक है? कोई भी फील्ड अगर है तो वो वेक्टर है। ठीक है भाई? कोई भी फील्ड Yes, अगर है तो वो sir. क्या है? Vector. हाँ, ठीक है। इफ देयर इज एनी फील्ड इट इज वेक्टर, ठीक है? चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है? सभी वेक्टर है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर एंड हाउ टू ऐड द वेक्टर, ठीक है? उसके लिए क्या रूल है, करें बात? Yes, sir. हाँ, so let us move to apply the vector addition, ठीक है? चलो अब हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे हम लोग वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है? करें बात, राइट? ठीक है, Yes, sir. so let us talk to add the vectors, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए आप, ठीक है? जैसे सिंबल है, जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स वेक्टर होता है स्केलर होता है? Vector. हाँ, तो अगर F से मैं फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये बताने के लिए कि फोर्स वेक्टर है, क्या करना चाहिए मुझे? सर उस पे एक एरो बनाते हैं क्रॉस। हाँ, ऊपर में एक एरो डाल देते, ठीक है भाई? तो अगर किसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये एरो का साइन है, इसका मतलब वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर। वेक्टर। इस तरह से एक्सेलरेशन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ऐसे डाल देंगे। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, ओके? Yes. अच्छा एक बात बताओ, अगर आई मान लो करंट है तो ऐसे डाल दें, ये गलत होगा या सही होगा? सर गलत। गलत होगा। गलत हो गलत। जाएगा, क्यों? क्योंकि आई क्या है? स्केलर, ठीक स्केलर। है? Quantity. तो सिंबल में ये ध्यान देना है कि सिंबल में अगर आप किसी भी लेटर के सिंबल के ऊपर अगर एरो डाल दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यू आर टॉकिंग ऑफ व्हाट? Vector quantity. राइट, ठीक है? सो किसी भी लेटर के सिंबल के ऊपर अगर आप एरो डाल दे रहे हैं तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है? ओके, और जानते हो आप वेक्टर में दोनों बातें होती है ना, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है? Yes, जैसे sir. मैं कहूं अगर फोर्स इज 5 न्यूटन अलोंग नॉर्थ या डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर अलोंग नॉर्थ, ठीक है? क्या मतलब हुआ? सर नॉर्थ डायरेक्शन में 5 न्यूटन या 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है वो है। हाँ, यानी देखो जब हम 5 न्यूटन कह रहे हैं या 10 मीटर कह रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड। और जब हम नॉर्थ बोल रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। 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 यानी ये क्लियर है कि जब भी हम किसी वेक्टर की बात करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना भाई? So whenever I talk of a vector, it will have both magnitude and direction. ठीक है? तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? ठीक है? तो कोई भी वेक्टर अगर है तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर सिंबल के अंदर के बाहर मॉड लगा लेते हैं, ठीक है? यानी वेक्टर सिंबल को मॉड के अंदर रखते हैं। जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे हम लोग? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। हाँ, लिख लो। ठीक, लिखो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग द सिंबल इन मॉड। ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज represented by placing the symbol in mod। ठीक है? यानी Yes, ये क्या sir. रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर एफ। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। इसी तरह से v के बाहर मॉड डाल देंगे तो क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ वी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड। ठीक है? ए के सिंबल के बाहर मॉड डाल देंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। राइट। ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जब हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं तो वी कैन टॉक ऑफ द मैग्नीट्यूड। क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, अब तो एक बात हो गई, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। यानी अगर कोई वेक्टर ए है, सो इफ आई से मॉड ऑफ ए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है? नाउ अब वेक्टर के अंदर दो क्वांटिटी होती है, दो इंफॉर्मेशन होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन भी तो होता है। यस सर। हाँ, तो अब डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड ऑफ ए। ठीक है? एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए? ठीक है, लिख लो। Direction of a vector is represented by placing the symbol. Direction of vector A is represented as A cap, मतलब कैप सिंबल लगा देते हैं। ठीक है? ओके? सर कैप कैसे बनाएंगे? ये ऐसे, कैसे? ऐसे, ठीक है? मतलब जो लेटर है ना उसके ऊपर बस ये लगा दो, एरो की जगह पे ये लगा दो। ठीक है? ओके? यस सर। ठीक है? एंड इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हाँ, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली 1 यूनिट। सर यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर काम होता है डायरेक्शन बताना। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो वेक्टर बनेगा उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है? यस सर। हाँ, लिख लीजिए। When a vector is divided by its own magnitude, it's called unit vector. ठीक है? When a vector is divided by its own magnitude, it is called unit vector. Its purpose is to represent direction. Its purpose is to represent direction of vector A. ठीक है? यस सर। हाँ, तो किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वो इसकी डायरेक्शन। हाँ, तो वो उस वेक्टर की डायरेक्शन है, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर।
अच्छा, ये बताओ व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर? जैसे मान लो एक फोर्स है, हाँ, एफ इज, सर नो यूनिट। हाँ, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखो, सपोज एफ इज 5 न्यूटन अलोंग नॉर्थ, ठीक है, सो व्हाट इज एफ कैप? सर नॉर्थ। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि जब आप एफ कैप लिखा है आपने तो एफ बाय मॉड ऑफ एफ कर दिया, ठीक है, तो एफ का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, मॉड ऑफ एफ भी तो 5 न्यूटन ही है, 5 न्यूटन तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 on हाँ, ओनली 1 अलोंग नॉर्थ, ठीक है ना, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ, क्या ये? unit vector along north. हाँ, और यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि यूनिट तो यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो कैंसिल हो गया ना भाई, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है? Direction specify करना. हाँ, और कोई यूनिट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, स्टार मार करके लिख देना, ठीक है, यूनिट वेक्टर इज व्हाट? यूनिटलेस, यानी अगर मैं पूछूंगा एफ कैप का क्या यूनिट है तो क्या बोलेंगे आप? No unit. नो यूनिट, तो किसी यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। डन, समझ में आ रही बात? Yes sir. तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो यूनिटलेस होता है, ठीक है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है, अब देखिए, यानी अब अगर मैं तुमसे कहूंगा, अगर मान लो कोई वेक्टर लिखना है, पूरा एक्सप्रेशन लिखना है किसी वेक्टर का, तो कैसे लिखोगे आप? वेक्टर ए इज व्हाट? मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप, दोनों डायरेक्ट, दोनों पार्ट अलग अलग हो गया ना। मॉड ऑफ ए क्या है? सर मैग्नीट्यूड। और ए कैप क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है, ओके, यानी वेक्टर में हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन है कि हम लोग ऐड कैसे करेंगे वेक्टर को, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ बातें तुमसे पूछता हूँ, जैसे तुमसे अगर मैं कहूँ बताओ ये रॉड है, इसका लेंथ है 5 मीटर, कितना? 5 meter. हाँ, और एक दूसरा रॉड है, ठीक है, जिसका मास है 2 किलोग्राम, कितना? 2 kg. हाँ, तो कैन यू ऐड दीज टू इंफॉर्मेशन? ये दोनों तो स्केलर है ना भाई। सर नहीं कर सकता। No add। sir. हाँ, और क्या मैं एक्सलेशन को वेलोसिटी से ऐड कर सकता हूँ? नो सर। No क्यों? sir. So same Sir- quantities नहीं है. हाँ, सर डायमेंशन सेम होना चाहिए। हाँ, मतलब आइडिया ये है कि आप कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही कर सकते हैं, नहीं? Yes sir. ठीक है, मतलब whenever we add or subtract the physical quantities, we can only add same physical quantities, add or subtract same physical quantities, ठीक है, नहीं तो अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, नहीं? Yes sir. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जैसे हमने कह दिया वेक्टर, तो इतने सारे वेक्टर हैं, सब एक ही चीज नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि फोर्स जो है वही वेलोसिटी है, वही एक्सेलरेशन है, क्योंकि सभी वेक्टर हैं तो सब एक जैसे हो गए, ऐसा तो नहीं है। ये सभी स्केलर हैं, सभी स्केलर एक जैसे हो गए, मास जैसा वैसे लेंथ हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है ना भाई। तो ये बात ध्यान देने की है कि ओनली एडिशन इज एंड सब्ट्रैक्शन फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड, ठीक है, लिख लीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट? Addition and subtraction is only defined for same physical quantities, right? आ रही बात समझ में? Yes sir. Addition and subtraction are defined for same physical quantities, ठीक है, ओके। अब हम लोग एक एक करके एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात है कि पूरी फिजिक्स में कहीं भी ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हमको करना है तो अब इसके सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
हम मास को लेंथ से नहीं ऐड कर सकते, मास को मास से ऐड कर सकते हैं, मास को मास से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फोर्स को फोर्स से ऐड कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्लेशन को एक्लेशन से ऐड कर सकते हैं, एक्लेशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी फोर्स को एक्लेशन से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई ये लॉजिक नहीं दे सकता कि फोर्स भी एक वेक्टर है, एक्लेशन भी वेक्टर है, तो उनको ऐड कर दें, नहीं। इज इट क्लियर? Yes. तो हाँ, अब लेकिन अब ये आता है कि अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी है ना, अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दे ओनली फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लिख लो इसको, scalars only follow simple algebraic rule for addition and subtraction, ठीक है। scalars only follow simple algebraic rule for addition and subtraction, right? Yes, sir. क्या मतलब हुआ? सर उन्हें हम Okay. सिंपली नॉर्मल ऑपरेटर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, यानी मान लो एक कंटेनर में 10 किलोग्राम of mass of some object is there. If I remove 2 kilogram, what is the remaining mass? 10 किलो मास है, 2 किलो हटा दिया, अब क्या बचा? 8 kg. हाँ, और 2 किलो और ऐड कर दिया, अब क्या हो गया? 12 kg. हाँ, बिल्कुल सही। यानी क्या हुआ? ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, समझ में आया? जैसे नॉर्मल प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यही करते हैं ना भाई, मैथ्स में यही पढ़ते हैं ना, अलजेब्रिक एडिशन, वही कर रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, तो स्केलर के साथ हमेशा सिंपल अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन वेक्टर के साथ क्या होगा? वेक्टर के साथ रूल समझना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का रूल ना इतना सिंपल नहीं है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एक फोर्स है 8 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 2 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना हुआ, तो क्या बोलोगे? तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ, यानी यहां मैं नहीं कह सकता कि 10 न्यूटन हो गया। आ रही बात समझ में? या सीधा Yes, आंख बंद sir. करके मैं नहीं बोलूंगा कि 10 न्यूटन हो गया, वो हो सकता है कि 6 न्यूटन भी हो जाए, और हो सकता है वो 10 भी हो जाए, ठीक है। और इनके बीच में कोई भी वैल्यू वो ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। यानी उसका एक रूल है जो हमको समझना पड़ेगा ऐड करने का, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो उसी को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एडिशन रूल पे हम लोग फोकस करेंगे, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम लोग एडिशन रूल समझेंगे ना, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करनी होगी, और ज्योमेट्री यूज करने के लिए सबसे पहले हमको ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट वी विल फर्स्ट लर्न इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है भाई, लिख लो, ठीक है। व्हाट इज द ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ग्राफिकल लिख लो, ग्राफिकल स्लैश ज्योमेट्रिकल, ये क्या है? बहुत आसान सी बात है, लेकिन समझना जरूरी है। मान लो ये ए है, कोई वेक्टर है ए, ठीक है। तो हम लोग जानते हो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं कि वी रिप्रेजेंट द वेक्टर विद द लाइन सेगमेंट एंडिंग विद द एरो, ठीक है। यस सर। Yes. ओके ओके, यानी आपको मैं समझाऊंगी कैसे इसको हम लोग विजुलाइज करेंगे। मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है। ओके, तो हम लोग जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ना, मान लो स्टार्ट किया ए पॉइंट ए से, और जब हम लोग लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जहां पे खत्म होता है, ठीक है, ये पॉइंट पे खत्म हो गया, तो जहां से स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? Tail. हाँ, और जहां खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? Head. यस, ठीक है। और ये जो लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, क्या? प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर,
ठीक है, Yes, sir. and the length of the line segment in representation is proportional to magnitude of the vector, right? सर और जो डायरेक्शन में ये ड्रॉन होती है वो वही डायरेक्शन होता है जिसमें जा रही होती है वो? हाँ, जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये तो प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2D में, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ना उसका 2D में। जैसे सर मान लो इसके नॉर्थ, आसपास ग्राफ नहीं बनाते? हाँ तो जैसे ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ की तरफ है मान लो, तो ये रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ के ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ईस्ट के अलोंग है तो ऐसे कर देंगे। अब जैसे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। और जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. हाँ, ठीक है। और एक और बात ये भी है कि जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बताओ एक क्वेश्चन अभी बस इस बात को समझाने के लिए ले रहा हूँ, जो अभी बताया उसको ले रहे हैं, यस सर। ठीक है। बताओ if B1 is 5 मीटर पर सेकेंड along north, क्या B1 is 5 मीटर पर सेकेंड along the north, ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है भाई। यस सर। ये दिया हुआ तुमको, B1 is 5 मीटर पर सेकेंड along north is represented like this, ठीक है। यस सर। ठीक है, B2 के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, B2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 डिग्री साउथ ऑफ 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, राइट। B2 क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, राइट। अब मैं 4 रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ B2। ठीक है भाई, या लेंथ ध्यान दे रहा मैंने कितना लेंथ बनाया, लेंथ उसी हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो मैंने 4 रिप्रेजेंटेशन बनाया, तुमको बताओ कौन सा सही होगा। बताओ। सर सी और डी ढंग से दिख नहीं रहा है। अब देख लो, सर वो साइड में बना दोगे, वो दिख नहीं रहा है। बी और ए और बी तो दिख रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है। ए हुआ, बी हो गया, ये सी है, ये डी है, नहीं दिख रहा? सर दिख गया सर, वो सर थोड़ा नीचे का डी वाला नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ हमारे साइड पे विजिबल नहीं हो रहा सर डी। कोई नहीं, मैं दूसरा बना देता हूँ, डी दूसरा बना दे रहा हूँ, ठीक है भाई। यस सर। सी ये है और डी इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये डी है, बताओ। सर सी होगा। 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, ध्यान से देखो और बताओ कौन सा सही हो सकता है। तो ये बी है,
सर ए सी होगा। बी सी डी कौन सा होगा बताओ? सी। इसी का रेफरेंस में आंसर देना है, ये इंफॉर्मेशन के टर्म में इंफॉर्मेशन, ये रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए आंसर देना है भाई। B2 का कौन सा सही है? सर सी होगा। हाँ देखो V1 का लेंथ को यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, तो आपको ये पता है ना V1 का लेंथ कहाँ दिया है? यहाँ से यहाँ दिया है ना। V1 कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। V2 कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली V1 V2 का जो लेंथ होगा इसके डबल होगा, तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन इसमें डबल लेंथ का है? अप्रोक्सीमेटली आंसर दे रहा है। सर कौन सा सी है? वाला होगा। सी। बी सी डी तीनों डबल लेंथ के हैं, राइट? यस सर। ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ठीक है भाई? नहीं मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो इसके डबल लेंथ इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है ना? यस सर। तो ऑब्वियसली बीसीडी में से कोई होगा, लेकिन आप डायरेक्शन भी सेटिस्फाई करना है। तो अगर ये बताओ ये V1 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो साउथ ईस्ट कौन हुआ? 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट है, मतलब ईस्ट के साथ 30 डिग्री साउथ की तरफ, यानी इस तरफ जाना है। ये तो 30 डिग्री किधर हो गया? ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 30 डिग्री साउथ हो गया, ये क्या हो गया? ये तो वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, नहीं? ये हो गया 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये हो गया 30 डिग्री, ये क्या हो गया? 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये मेरा आंसर हुआ। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। Yes, sir. क्या सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब भी हम करेंगे वेक्टर का, तो हमको यह ध्यान देना है कि उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जहां से हम रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। और जहां वो रिप्रेजेंटेशन एंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? Head. हेड। ठीक है। और जो लेंथ होता है लाइन सेगमेंट का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है। अच्छा, जानते हो अगर आप किसी वेक्टर को अगर उसके पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो आपने चेंज कर दिया, ठीक है? तो क्या वेक्टर चेंज होगा? सर रिपीट कर दो। If you shift a vector parallel to itself, what will happen to the vector? If you shift a vector parallel to itself, तो क्या वो वेक्टर बदल जाएगा? नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं बदलेगा? सर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी अगर हम लेंथ सेम रखे तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो ये ध्यान देना है, शिफ्टिंग ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ डू नॉट चेंज द वेक्टर। यानी हमको अगर जरूरत पड़े तो हम किसी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? यानी टेल आपके चॉइस पे है, ठीक है भाई? यस ओके, लिखो shifting a vector parallel to itself do not change the vector। लिखे? Shifting a vector parallel to itself do not change the vector, right? Shifting a vector parallel to itself do not change the vector, right? यस सर। Shifting a vector parallel to itself do not change the vector. It means in representation the tail is conventionally chosen according to convenience. That means in representation of a vector, tail is chosen according to क्या? कन्वीनियंस। हाँ
ठीक है, यानी अगर मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा तो टेल कैसे चुनूंगा? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुनूंगा, है ना? यस सर। यानी जब मैं किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो टेल आई विल चूज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, ठीक है? यस सर। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि जब भी मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा तो टेल कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है? ओके, ओके, यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है? डन? यस सर। और लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, ठीक है? मैग्नीट्यूड डबल, लेंथ डबल, मैग्नीट्यूड आधा, लेंथ आधा, ठीक है? ओके, अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ठीक है? ओके, ठीक है, अब लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अरे ये क्यों गया हो रहा है? ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? करें बात ट्रायंगल लॉ की? यस सर। हाँ, लिखो इफ three vectors represent consecutive side of a triangle, if three vectors represent consecutive side of a triangle, if three vector represent ठीक है consecutive sides of a triangle, ठीक है? समझ आ रहा है? यस सर। देखो यहाँ मैंने तीन वेक्टर बनाया है, कौन कौन से वेक्टर हैं? ए है, ओ ए क्या है? ओपी, ए क्या है? वेक्टर ए का टेल क्या है? ओ। और हेड P. ठीक है। वेक्टर बी का टेल क्या है? P. और हेड Q. बिल्कुल सही। सी का टेल क्या है? Q. और हेड O. इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है? यानी नेक्स्ट वेक्टर का जो टेल है ना वो प्रीवियस वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Consecutive vector. हाँ, कंसेक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है? तीन वेक्टर हैं ए बी सी, ठीक है? उनको कंसेक्यूटिव ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया, तो क्या ये क्लोज ट्रायंगल बना रहा है? ठीक है, सर ये कंसेक्यूटिव वेक्टर वाला रिपीट कर दोगे? कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ कि नेक्स्ट का टेल जो है ना वो प्रीवियस के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए। Consecutive means what? Tail of next should coincide with head of previous, ठीक है? Consecutive means what? Sir, when head of
one vector coincides with tail of हाँ ऐसे हैं. Tail of next coincides with head of the previous. ठीक है. Yes. दिख रहा है ना डायग्राम में. जैसे बी के लिए प्रीवियस कौन है? Sir, बी के लिए A. ए है बिल्कुल. तो बी का टेल किससे कोइंसाइड कर रहा है? A के हेड से. हाँ. उसी तरह से सी का प्रीवियस कौन है? B. बी. तो देखो सी का टेल किससे कोइंसाइड कर रहा है? C के हेड से. सी का टेल किससे कोइंसाइड कर रहा है? बी के हेड से। बी के हेड से. इसी तरह से ए के लिए प्रीवियस कौन है? सी। सी. और सी का ए का टेल किसके हेड से कोइंसाइड कर रहा है? सी के हेड से। तो क्या ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर है? यस सर। हाँ, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑर्डर. तो इसका क्या लिखा तुमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में? इफ थ्री वेक्टर रिप्रेजेंट कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यही लिखा ना? Yes, sir. हाँ. एनी साइड इन रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ अदर टू. एनी साइड इन रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ अदर टू. सर रिपीट कर दो. Any side in reverse order represent resultant of other two. ठीक है. Yes, Any sir. side in reverse order, यानी इसका मतलब क्या हो? a plus b किसके बराबर होगा भाई? C. हाँ. सर OQ जो मतलब C. हाँ, OQ यानी माइनस c. QOC है ना? यस सर. एनी साइड इन रिवर्स ऑर्डर का मतलब जैसे रिप्रेजेंटेड है ना उसके अपोजिट सेंस में. तो जैसे C तो Q से O है ना? यस सर. OQ हो जाएगा. तो रिवर्स ऑर्डर OQ यानी माइनस c विल बी इक्वल टू व्हाट? A plus B. हाँ. यानी अगर मुझे लिखना है OQ इज व्हाट, तो क्या लिखेंगे हम लोग? समझ में आ रहा है? C तो QO है ना, तो OQ हो गया, उल्टा हो गया ना? ओके. ठीक है. ध्यान से देखिए यहां मैं क्या बोल रहा हूं. एनी साइड इन रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ अदर टू. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए बी सी, यानी अगर मैं माइनस सी की बात करूं तो माइनस सी किसके बराबर होगा? यस यस देविन, रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, समझा रहा हूं. बताओ. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहा है कि तीन वेक्टर अगर क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे तो किसी भी साइड को अगर उल्टा ऑर्डर में लेंगे तो वो बाकी दो का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा. यानी a plus b should be equal to what? C या माइनस c? a plus b should be equal to what? C और माइनस c. रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? C तो जैसे ऑर्डर में दिया हो वैसे हुआ. रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हो? रिवर्स का मतलब क्या होता है? सर उल्टा. उल्टा. तो उल्टा C है या माइनस C है? माइनस C. हाँ देविन तुम बताओ, व्हाट इज रिवर्स, C और माइनस C? माइनस C. इसका मतलब क्या है? a plus b should be equal to what? माइनस C. क्लियर है? अब देखो C क्या है? QO है. तो माइनस C क्या है? OQ है. Q से OC है ना, तो माइनस C क्या हुआ? O से Q. ठीक है. डन. क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं कहूं आपसे, बताओ व्हाट इज C plus A? माइनस B. हाँ, माइनस B मतलब P OQ QP. यस.
ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल Triangle लॉ law of ऑफ vector addition. वेक्टर एडिशन। ठीक है, यही बेस है वेक्टर एडिशन का, इसी को यूज करके बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, इसी का एक फॉर्म है कि अगर मान लो हमारे पास 3 से ज्यादा वेक्टर अगर क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? यानी इसी में अगर मैं पूछूं व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी, इस रिप्रेजेंटेशन में a प्लस बी प्लस सी क्या होगा भाई? 0. बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह से मान लो जैसे ये 3 है, मान लो 5 होते और तब क्लोज पॉलीगॉन बनाते तो क्या बोलते रिजल्टेंट? सर 0 कैसे हुआ है, समझा नहीं। देखो, अरे a प्लस बी अगर माइनस सी है तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? अच्छा हाँ, यस सर। आइडिया ये है कि इन सब का जब हम रिजल्टेंट करेंगे तो लास्ट में कहाँ आ गए? तो घूमते ही रहेंगे। हाँ, मान लो अगर मैं इसी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सोचूं तो समझ में आ गया। मान लो कोई O से चला P पे आ गया, पहला डिस्प्लेसमेंट A हो गया, फिर P से चला Q पे आ गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट B हो गया, और फिर Q से चला और फिर वापस O पे, Q से चला और फिर O पे आ गया, तीसरा डिस्प्लेसमेंट C हो गया। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज A प्लस बी प्लस सी, यार व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो 0. 0। दिख रहा है ना, विजुअलाइज हो रहा है ना क्या भाई? और हम जानते हैं ना डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है। मान लो कोई O से चला P पे आ गया, फिर P से चला Q पे आ गया, फिर Q से चला O पे आ गया, तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट तो क्या बोलेगा वो? 0। 0। यानी सारे डिस्प्लेसमेंट का सम क्या होगा? ठीक है, यानी A अगर पहला डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, B अगर दूसरे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C अगर तीसरे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन सबका वेक्टर सम क्या हो गया? 0। 0। आ रही है ना बात समझ में? यस सर। हाँ, यानी अगर आप कंसेक्यूटिव वेक्टर का वेक्टर एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0. 0। ठीक है, डन। सर अगर हम ट्रायंगल ना ले कोई और शेप लें तब भी? कोई भी शेप, एनी शेप। 3 है तो ट्रायंगल बनेगा, 4 होगा तो क्या बन जाएगा? सर क्वाड्रिलैटरल। 5 होगा तो? पेंटागन. हाँ, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिख लो। सर ये क्वाड्रिलैटरल वगैरह वाले में ये ट्रू नहीं होगा ना कि 2 का सम वैसा हो जाएगा? नहीं, 2 का सम ऐसा होगा वो तो नहीं होगा, लेकिन ये टोटल सम 0 होगा वो तो होगा। ठीक है, लिखो देखो, लिखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखो। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख रहे हो? यस सर। ठीक है, 3 और मोर देन 3 वेक्टर if 3 or more than 3 vector makes a closed polygon, if 3 or more than 3 vector makes a closed polygon when represented in consecutive order, ठीक है? If 3 or more than 3 vectors, 3 or more than मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी, ठीक है? If 3 or more than 3 vector makes a closed polygon when represented in consecutive order, ठीक है? Their vector resultant is what? 0. 0। यानी उन सब का जो वेक्टर सम है वो 0 है। ठीक है, सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो। if 3 or more than 3 vector makes a closed polygon, their vector resultant is 0। ठीक है, यानी a Yes, प्लस sir. b प्लस c प्लस d प्लस e करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है भाई,
So if 3 or more than 3 vector makes a closed polygon, their vector resultant is 0, right? ठीक है? Yes, sir. हाँ, ओके। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। तुम सोचो पॉलीगॉन लॉ ही 3 वेक्टर के केस में ट्रायंगल लॉ नहीं? यस सर, एप्लीकेबल होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, जरा इसी चीज को अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। करें? मतलब एक मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बताओ। ध्यान से देखना भाई। चल, देखो मैंने 4 वेक्टर रिप्रेजेंट किए हैं। कौन कौन से वेक्टर बताओ? A, B, C, D. ठीक है, आपको ये बताना है और इसमें क्या क्या ऑप्शन सही होगा ये बताना है। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है? बताइए क्या आंसर है। ये मैंने 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया, बताओ कौन सा सही होगा। बताओ। इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखो और बताओ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर पूछे इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट आंसर होगा हमारा, या कौन कौन सा होगा। मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट है। मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट है मतलब क्या हुआ? If I ask you multi choice multi correct, what does this mean? सर एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और जानते हैं आप मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा सही है तो जब तक आप सारे सही नहीं देंगे तब तक टोटल मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? कई बार पार्शियल मार्किंग होती है, तो मान लो 2 आंसर में से कोई एक सही आपने दे दिया तो आपको कुछ मार्क्स दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी गलत हो गया तो फिर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस मार्किंग है तो। बताओ भाई, सो व्हाट इज द आंसर? सर ये तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से देखिए, बताओ क्या आंसर होना चाहिए।
आ गया? एक मिनट सर। देखो, अच्छा ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है ABCD, बताओ। नहीं सर। नहीं है, तो कुछ कर सकते हैं कंसेक्यूटिव ऑर्डर में बनाने के लिए? कोई उल्टा लगा हुआ है क्या? सर -B कर सकते हैं। हाँ तो कर दो इसको, चलो ठीक। अब हो गया कंसेक्यूटिव ऑर्डर में। यस सर। तो अब बताओ जीरो क्या, क्या जीरो होगा? सर वो A ए। माइनस B प्लस C प्लस D, जीरो बोल सकते हैं अब? यस सर। हाँ, यानी ACD क्या हो गया? सर इसका ऑप्शन बी होगा। A प्लस C प्लस D को B बोल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. यानी A प्लस B प्लस C प्लस D को क्या बोल सकते हैं? अरे ACD तो 2B B हो गया और 2B होगा। 2B हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर, इसका बी होगा और डी भी होगा। हाँ, क्योंकि B और ACD एक ही चीज है ना, तो ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसका आंसर हो गया B और D। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है ना भाई? हाँ, यस सर। तो इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो देखिए यहाँ बीच में कंसेक्यूटिव ऑर्डर में नहीं था, उल्टा दे दिया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, चले आगे बढ़े। तो इस तरह से अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक लॉ होता है, ठीक है, मतलब जो रिजल्ट हम लोग निकालते हैं ना, एक ट्रायंगल लॉ तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, और ट्रायंगल लॉ के साथ साथ ट्रायंगल लॉ को ही जब हम लोग रिजल्ट की तरह निकालते हैं तो एक और लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि मान लो मैं दो वेक्टर को कंसेक्यूटिव ऑर्डर में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, सो आई एम गोइंग नाउ फॉर अनदर लॉ, दैट इज ये समझ में आ गया ना सबको? यस सर। नहीं, बीच में अगर कोई दिक्कत रहे तो पूछ लिया करो, ठीक है ना। सो नाउ आई एम गोइंग टू फोकस फॉर अनदर लॉ, दैट इज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ओके। इफ आई रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स विद कॉमन टेल, ठीक है, इफ यू रिप्रेजेंट टू वेक्टर विद कॉमन टेल एंड पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड, कैसे करेंगे कंप्लीट? समझ में आ रहा है? यस if we represent two vector with common tail and parallelogram is completed, यहाँ पे कौन कौन से दो वेक्टर हैं? ए और बी। कॉमन टेल क्या है? ओ। हाँ, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर ली, कॉमन टेल से रिप्रेजेंट कर ली, कंसेक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किया, कैसे रिप्रेजेंट किया? कॉमन टेल। हाँ, और ये जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल मान लो थीटा है, क्या है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया, दिख रहा है ना पैरेललोग्राम? यस सर। तो इस पैरेललोग्राम के कॉर्नर क्या क्या हो गए? सर अपोजिट कॉर्नर इक्वल होते हैं। हाँ, तो ये इसको ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ठीक है, इसको कोई नाम देना पड़ेगा, सी नाम दे दिया, क्या नाम दिया? तो पैरेललोग्राम क्या बन गया, देखो कौन सा पैरेललोग्राम बन गया, बता सकते हो तुम? व्हाट आर द कॉर्नर्स ऑफ द पैरेललोग्राम नाउ? तो OACB। हाँ, ठीक है, ओके, ये बन गया, इतना काम करना है। इसके बाद क्या कहता है ये कहता है द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम कॉमन टेल क्या होगा? ओसी। हाँ, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम कॉमन टेल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स,
यही पैरेललोग्राम लॉ। द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम कॉमन टेल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। समझ में आया? यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, OC इक्वल टू व्हाट, A प्लस B। ये यही है पैरेललोग्राम लॉ। समझ में आ रहा है? यस सर। पैरेललोग्राम लॉ ये कह रहा है। ठीक है भाई? यस सर। अच्छा, तो ये तो चलो ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है, हमने भी सुन लिया, तुमने भी सुन लिया। क्या तुम इसको जो तुमको पता है उससे जस्टिफाई कर सकते हो? जैसे ट्रायंगल लॉ से जस्टिफाई कर सकते हो इसको? AC कौन सा वेक्टर है भाई? सर B। B। हाँ, AC B है। ठीक है, तो ये A है, ये B है। ठीक है, तो OA, AC और CO क्या बना रहे हैं? OA, AC और CO क्या बना रहे हैं? क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं। यस सर। तो CO का रिवर्स ऑर्डर क्या है? -CO। यानी OC। यस सर। तो OC किसके बराबर होगा? ऐसे बोलने में कोई हर्ज तो नहीं है? ओ सर। हाँ, सर आपने इसका डायरेक्शन क्या लिया है, AC? AC तो कहाँ आ सर- गया? AC B का, हाँ B का, हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। OA, AC और CO क्लोज ट्रायंगल बनाया ना भाई? OA, AC और CO बनाया ना क्लोज ट्रायंगल? तो ओके, तो CO का उल्टा क्या होगा? OC हुआ ना? OC शुड बी इक्वल टू OA प्लस AC, राइट? यस सर। OA क्या है? A और AC क्या है? B। B। तो अभी जो बात पैरेललोग्राम लॉ ने जो बात कही वो जस्टिफाई हुआ मेरा? यस सर। किससे जस्टिफाई हो गया? ट्रायंगल लॉ से। यस सर। तो बेसिकली क्या है, देखो ये जितने भी लॉ हम लोग बात कर रहे हैं ना आगे, वो सब चीजों को सिंप्लीफाई करके देखने का तरीका है, बट बेसिक लॉ वही है, ट्रायंगल लॉ। ठीक है ना? बेसिक लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ। हाँ, तो अब मुझे OC समझ में आ गया कि अगर हम अब मुझे A और B पता है, यानी मॉड ऑफ A को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मॉड ऑफ A को चलो मैं A लिख दे रहा हूँ। ऐसा कई बार हम लोग करते हैं वेक्टर्स में, ये सिंपली लेटर से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेशन की सिंपलिसिटी के लिए, राइट? ठीक है, और A और B के बीच में एंगल कितना दिया है यहाँ पे? थीटा। थीटा। तो मुझे वेक्टर, इसको अगर मैं वेक्टर C नाम दे दूं, यानी OC को अगर मैं वेक्टर C नाम दे दूं, तो वेक्टर C मुझे चाहिए। वेक्टर C क्या है? इनका रिजल्टेंट है। क्या है? रिजल्टेंट। तो ये जो C है ना, C जो वेक्टर है, यानी OC जो वेक्टर है, वो मान लो A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अल्फा मिल जाएगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। यस सर। हाँ, और अगर OC का लेंथ आ गया A और B के टर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया। यस सर। यानी किसी भी, मान लो A और B का हम रिजल्टेंट चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका लेंथ चाहते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं, उसका डायरेक्शन चाहते हैं, यही ना भाई? क्या अगर मैं कह रहा यस हूँ सर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम चाहते हैं, तो पहले दो वेक्टर हमको पता है, तो क्या पता है? उसका मैग्नीट्यूड पता है, उसका डायरेक्शन पता है। ठीक है, यानी A और B मुझे पता है, उनके बीच का एंगल मुझे पता है ना? तो यहाँ क्या मुझे पता है? A पता है, B पता है और थीटा पता है। क्या क्या पता है? A पता है, B पता है और थीटा पता है, राइट? व्हाट आई वांट टू नो हियर, आई वांट टू नो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ C, यानी OC का लेंथ। ठीक है, यस सर। और क्या मैं चाहता हूँ? अल्फा निकालना चाहता हूँ, यही तो चाहता हूँ। ठीक है, और किन के टर्म में चाहता हूँ? AB और थीटा के टर्म में चाहता हूँ। क्लियर है? बोलो। अरे भाई, अगर मैं रिजल्टेंट चाह रहा हूं तो क्या चाह रहा हूं? रिजल्टेंट का लेंथ चाह रहा हूं, यानी AB और थीटा के टर्म में लेंथ चाह रहा हूं। और क्या चाह रहा हूं?
रिजल्टेंट का एंगल चाह रहा हूँ किसके साथ, ए के साथ, अल्फा चाह रहा हूँ, यही ना? Yes, sir. सो बेसिकली माय जॉब इज टू गेट अल्फा एंड ओसी, राइट? ओसी का लेंथ निकालना है और क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, यही ना भाई? ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इसको चलो बी यहां नाम दे दिया, ओहो हो। और सी से ना ऐसे मतलब ए को पहले एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ठीक है, और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या नाम है इस परपेंडिकुलर को? सर आपने वो क्या लिखा है अल्फा के ऊपर वो? क्वेश्चन मार्क डाला है, मतलब ये मुझे निकालना है। नहीं सर, फिगर में ये क्या बनाया आपने, कौन सा नया वेक्टर बनाया? कोई नया वेक्टर नहीं, बी को ही जो बाहर लिखा होता अंदर लिख दिया। अच्छा अच्छा। बी था ना बाहर, यहाँ पे था ना बी, ये वहां जगह निकालने के लिए, ठीक है, ओके। यस सर। मैंने क्या किया, ओए वाले लाइन को एक्सटेंड करके सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को एन नाम दे दिया, क्लियर है? क्लियर है ना भाई? यस सर। अच्छा ये बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या है? थीटा ही होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ओके। अब नाउ कम टू दिस, ये देखो ट्राइंगल सीएएन कैसा ट्राइंगल है भाई? ट्राइंगल सीएएन ट्रायंगल, कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, कैन यू टेल मी व्हाट इज एएन हियर? व्हाट इज एएन? ये सी एसी तो बी है ना? तो मैं ए एन बी cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? क्या मे आई राइट ए एन बी cos थीटा? यस सर। मे आई राइट सी एन बी sin थीटा? यस सर। ठीक है। अच्छा अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, सी ओ एन, कंसीडर दिस ट्रायंगल सी ओ एन। इस ये सी ओ एन कैसा ट्रायंगल है? What is the nature of triangle CON? Is it also right angle triangle? The right angle triangle, yes sir. हाँ, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? CN. वो कितना है? B sin थीटा, राइट? Yes sir. और बेस क्या है? A plus B cos theta. हाँ, बेस है ON, Yes sir. यानी A plus B cos थीटा, ठीक है ना भाई? ठीक है, CN तो हम लोग जानते ही है ना। तो OC क्या होगा? OC इसका हाइपोटेन्यूज है ना भाई? OC हाइपोटेन्यूज है, नहीं है? यस सर। तो OC क्या होगा? क्या ना, इसे OC इज अंडर रूट ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, यस सर। यानी क्या आ जाएगा? A प्लस बी का cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर, A प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा स्क्वायर, राइट? अरे ON क्या है? A प्लस बी cos थीटा है ना भाई? Yes sir. Yes sir. और CN क्या? B sin थीटा है ना? Yes sir. तो अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? A square plus B square. प्लस 2AB cos थीटा, Yes sir. कैसे आएगा? या देखो यहाँ जब स्क्वायर करेंगे ना तो A स्क्वायर आएगा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा और 2AB cos थीटा आएगा, और जब CN स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा, तो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा B स्क्वायर हो जाएगा। ये तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos, ये आया समझ में? Yes sir. OC को C वेक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? OC को अगर मैंने C वेक्टर नाम दिया हो तो लिख सकते हैं C वेक्टर?
लिख सकते हैं? यस, सर यानी ए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्या लिखा आपने स्क्वायर? 2ab cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड है उसी का। उसी को चाहो तो आप c भी लिख सकते हो। c रिप्रेजेंट व्हाट? a प्लस बी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। So this is the way in which we have calculated the magnitude of the resultant. Is that clear? यस क्लियर है ना सर। भाई? हाँ, यानी अगर मुझे दो वेक्टर पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम बता देंगे। बता देंगे? यस ठीक है सर। भाई। अब ये बताओ, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? If two vectors of same magnitude are in opposite direction, what is the magnitude of resultant? सर रिपीट कर दोगे? If the two vectors of same magnitude are in opposite direction, then what should be their resultant? 0। 0। कैसे? यहाँ पे देखो, cos 180 माइनस 1 हो जाएगा और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी a माइनस बी यानी a माइनस ए यानी 0। नहीं? ठीक है, सर कैसे सर, एक बार फिर से बता दो। इस फॉर्मूले से देखो जरा, देखो थीटा 180 डिग्री हो गया। यस सर। तो जब भी थीटा 180 डिग्री होगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? a माइनस बी हो जाएगा ना। थीटा 180 डिग्री होगा तो cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना जी। यस सर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a माइनस बी हुआ। यस सर। यस सर। अब अगर मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। हो गया 0। तो एक्चुअली वो फोर्स का रिजल्टेंट 0 इसलिए होगा क्योंकि फोर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा था। और करंट का 0 क्यों नहीं हुआ? करंट ट्रायंगल लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा, अलजेब्रिक फॉलो कर रहा है। उधर से 5 इधर से 5, दोनों मिलकर 10 हो गए। ठीक है? यस सर। ठीक है, बात आ रही समझ में? यस सर। हाँ, तो इसीलिए करंट जो है ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो करंट वेक्टर नहीं है। कोई भी वेक्टर है तो उसको ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। डन? समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो वी शैल कंटिन्यू विद द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है?